हेलो स्टूडेंट्स, आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के टेक्निकल मैथ के 7 लाइव सेशन यूट्यूब पर हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको देख सकता है। ठीक है दोस्तों, आज अपन 8वां सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 176 से 200 तक के क्वेश्चन अपन शामिल करेंगे। और दोस्तों ये लाइव जो सेशन है वो 25-25 क्वेश्चनों के पेपर सेट के रूप में चल रहे हैं, जिनमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ में टिप्स और ट्रिक्स हैं और साथ में कई प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इनके अंदर शामिल हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके वेक्टर का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको दे रखा है और आपको बोला कि ए प्लस बी तथा ए माइनस बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एक सदिश ये है और एक सदिश ये है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों इसका आंसर 90 डिग्री आएगा, लेकिन आएगा कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो कन्वेंशनल जैसा दे रखा है वैसा वैसा अपन सोल्व करते हैं। आपको ए सदिश दे रखा है तो ए प्लस बी ज्ञात करना है और बी सदिश दे रखा है तो ए प्लस बी ज्ञात करोगे तो ए और बी का योग करते हो तो कैसे करते हो, नॉर्मली जोड़ते हो। तो i प्लस 3i कितना हो जाएगा 4i, फिर 2i के माइनस जे कैप तो प्लस का जे कैप, फिर माइनस 3k कैप प्लस 2k कैप तो माइनस का k कैप। ये आ गया a प्लस बी वेक्टर। फिर आ गया a माइनस बी वेक्टर। तो a माइनस बी करोगे तो a में से b घटाओगे तो i में से 3i गया तो कितना बचा माइनस का 2i, फिर 2j में से माइनस का j गया तो प्लस का तो 3j हो गया और माइनस 3i में से माइनस 2k गया तो माइनस का 5k कैप। ये आ गया दोस्तों a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से अपना कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो कंसेप्ट क्या है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण, मध्य का कोण। दोस्तों दो सदिश हैं, आपका ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया और इनके मध्य का कोण आपको ज्ञात करना है, ये थीटा। ठीक है, तो दोस्तों इनका देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए तभी दोनों के बीच का कोण लेते हैं, या एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का कोण जो आता है वो आता है दोस्तों डॉट प्रोडक्ट से। तो कोस थीटा जो आएगा वो आएगा ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। इसको कैसे लिखते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडरूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, पहले सदिश का परिमाण और दूसरे सदिश का परिमाण। ये दोस्तों आपके पास कंडीशन आ गई। तो यहाँ से दोनों सदिशों का क्या कीजिए, डॉट कीजिए। तो दोनों के बीच का कोण चाहिए तो कोस थीटा बराबर कितना आएगा, इन दोनों का डॉट करोगे तो 4 दूनी 8 माइनस का 8, फिर 3 गुणा 1 3, फिर माइनस 5 गुणा माइनस 1 प्लस का 5 अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका परिमाण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर इसका करोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ये अच्छा न्यून कोण के लिए आप क्या लगा देते हो, मोड लगा लेते हो, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देखो 5 3 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया 0 और कोस में 0 कब होता है, जब क्या हो 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन यहाँ से कितना आ रहा है 90 डिग्री। अब दोस्तों अब आपको इसको ऐसा नहीं करना। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन बने कि a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का कोण तो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो लिख देता हूं इसको a प्लस बी। अब a और b जो है वो कोई भी सदिश हो, अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी के मध्य का कोण के मध्य का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, भले ही a और b कोई भी सदिश हो। जब a प्लस बी करोगे और a माइनस बी करोगे तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही आएगा। सोल्व करके भी बता दिया, अब आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसी का क्वेश्चन है सदिश का, और ये क्वेश्चन क्या है, उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आसन भुजाएं आपको दे रखी है इस सदिश द्वारा, इस सदिश द्वारा और इस सदिश द्वारा दी गई है और आयतन ज्ञात करना है। अब दोस्तों आयतन क्या होता है, यहाँ का कंसेप्ट जो है वो क्या है
कि कोई एक षट फलक दे दिया जाए। अब षट फलक क्या होता है? कुछ इस तरीके का, जिसके 6 फलक या 6 इस तरीके का जो बनता है आपका रूम जो है वो एक क्या है? षट फलक है। इसकी 3 जो है वो समांतर कोरे दे दी, ये तीन कोरे संगामी कोरे, ये दे दी ए वेक्टर, एक दे दिया बी वेक्टर और ये दे दिया सी वेक्टर। तो इस षट फलक का जो आयतन है वो आयतन होता है बॉक्स ए बी सी अदिश त्रिगुणन। अब ये मैं प्रीवियस इससे पहले 7 जो सेशन हुए में बता चुका हूं कि बॉक्स एबीसी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक दोस्तों और आता है, ये तो हो गया षट फलक का आयतन। एक होता है चतुष्फलक का आयतन, तो उसमें 1/6 से या 6 से क्या कर देते हो? भाग। क्लियर है? तो वो हो जाएगा चतुष्फलक का आयतन। तो चतुष्फलक का आयतन इसके आयतन का कितना होता है? 1/6वां भाग होता है। तो ज्ञात कर लीजिए। 3 सदिश दे रखे हैं, इनका बॉक्स करोगे। अब बॉक्स कैसे करते हैं? ये बॉक्स ए बी सी जो है इसको कैसे लिखते हैं? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इसके सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात कर लीजिए, ये कितना आ गया? 2 - 3 4, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये -2, ये आ गया 3, ये आ गया -1 और ये आ गया 1। इसके सारणी का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका क्या जाएगा? आंसर। अब सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये तो सीधा ही पता आपको। पहले 2 कॉलम चिपका दो यहाँ फटाफट और सोल्व कर लो। ये कितना आया? 2 दूनी 4, ये कितना आया? 3 दूनी 6, 6 × 18 प्लस का, और ये कितना आया? 4। तो 18 × 4 22 और 4 26 आ गया। इधर से कितना आया? 4 × 3 12, 12 दूनी 24, ये आया प्लस का 4 और ये आया माइनस का 3। तो 28 - 3 25। ठीक है, ये 25 आ रहा है ना। ये 2 - 3 4, 1 2 -2 और 3 -1 और 1। तो ये 2 - 3 1 2 3 -1 लगाते तो ये 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6, 6 × 18 और ये 4। तो 18 4 22 4 26, ये आ गया 4 × 3 12, 12 दूनी 24, ये आ गया प्लस का 4 और ये आ गया माइनस का 3। तो 24 4 28 - 3, तो कितना बच गया? 25। अब इसमें से ये वाला आप घटाओगे तो 26 - 25 जो है वो कितना आएगा? 1। इसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, या तो प्लस माइनस के हो गई होगी है ना, या एक ऑप्शन को 1 कर लो ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना। षट फलक का आयतन जो होता है वो होता है बॉक्स ABC के बराबर। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन को 1 कर लेते हैं ना, इसको 7 की जगह 1 कर लेते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा? 1 घन इकाई। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, या यहाँ कहीं प्लस माइनस हो जाएगा तो इनमें से कोई एक आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि रेखाएं जो हैं वो परस्पर क्या है? लंबवत, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके 3D का क्वेश्चन है। इसका जो कंसेप्ट है वो देखिए दोस्तों, कि कोई 2 रेखाएं हैं, उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। ये रेखा L1 आ गई, ये रेखा L2 आ गई। अब दोस्तों 2 रेखाएं जब होती है तो उनमें समांतर सदिश भी होते हैं। इसका समांतर सदिश ले लिया M2 और इसका समांतर सदिश ले लिया M1। और समांतर सदिश कहाँ मिलते हैं? यहाँ बट्टे के अंदर मिलते हैं, लेकिन ऊपर x और y z के गुणांक 1 होने चाहिए। तो अगर 2 रेखाओं के बीच का कोण थीटा ज्ञात करना है तो वही कोण क्या होता है? उनके समांतर सदिशों के बीच में। तो L1 व L2 रेखा के मध्य का कोण बराबर M1 सदिश और M2 सदिश के मध्य का कोण बराबर आएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि 2 सदिशों के मध्य का कोण जब ज्ञात करते हैं तो वो किससे ज्ञात करते हैं? डॉट से। तो कोस थीटा कितना जाएगा? M1 डॉट M2 अपॉन मोड ऑफ M1 और मोड ऑफ M2। ये आपको पता ही है। अब दोस्तों अगर ये 2 रेखाएं लंबवत है, L1 रेखा L2 के लंबवत है, मतलब ये L1 रेखा और ये L2 रेखा, L1 और L2 लंबवत है, तो ये हो गया M2 वेक्टर और ये हो गया M1 वेक्टर। तो ये दोनों भी क्या हैं? लंबवत। इसका मतलब अगर 2 रेखाएं लंबवत हैं तो उनके समांतर सदिश भी क्या आएंगे? लंबवत।
और अगर दो सदिश, अब समांतर सदिश आपस में क्या है, सदिश, अगर दो सदिश लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। अभी थोड़ी देर पहले किया था, पहला क्वेश्चन a प्लस बी ए माइनस बी। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो याद इतना रखना है, अगर दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है तो उनके समांतर सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। और अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो समांतर सदिश भी आपके लंबवत होंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। और अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर सदिश भी समांतर होंगे, तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो अब यहाँ m1 और m2 देख लीजिए। अब देखो ये गुणांक 1 1 1, इधर भी 1 1 है, तो यहाँ जो बट्टे में है वो क्या है, समांतर सदिश है, तो इनका डॉट कर दीजिए। तो m1 वेक्टर में लिख देता हूँ, बाकी आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में सीधा डॉट करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करना है। तो m1 वेक्टर आ गया माइनस का 3i प्लस का 2k तो कांस्टेंट है, फिर j फिर प्लस का 2k। यहाँ m2 वेक्टर जो है वो ले लिया 3ki फिर j और माइनस 5k। अब ये दोनों रेखाएं लंबवत है तो ये दोनों भी क्या है, लंबवत, डॉट प्रोडक्ट 0। अब मैं ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा करता, कितना, माइनस का 9k प्लस का 2k और वो माइनस का 10 बराबर कितना आता है, 0। अब ये लिखने के बाद भी यही आएगा, तो ये आ गया माइनस का 7k बराबर 10। तो फ्रेंड्स k की वैल्यू आ गई 10/7, लेकिन किसका आया, माइनस का। तो 10/7 माइनस का कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट है। और दोस्तों इस सेशन को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फ़ायदा मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x का परिसर। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एयरफोर्स नेवी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका परिसर कितना होगा, तो इसका परिसर दोस्तों x प्लस 1/x का परिसर जो है वो होता है माइनस अनंत से माइनस का 2 और यूनियन 2 से अनंत। ये इसका क्या होता है दोस्तों, परिसर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कब होता है, जब देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x प्लस, अब am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये वाला कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाले, इस कंसेप्ट से इसका आंसर आता है। तो दो पद है तो बट्टा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x और ये कितना कट गया, 1 का वर्गमूल 1, 2 इधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से क्या आएगी, बड़ी, जब x 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू आएगी -2 से माइनस अनंत, या माइनस अनंत से -2 बोल सकते हैं। दोनों का यूनियन करोगे तो ये अपना क्या जाता है, आंसर आ जाता है ना। सिमिलरली x लेस देन क्या हो, नेगेटिव, तब आता है माइनस अनंत से माइनस का 2, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो अपना क्या जाता है, आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन है, माना ए किसी परिवार के बच्चों का अरिक्त समुच्चय है ना। ए जो है वो परिवार के बच्चों का क्या है, अरिक्त समुच्चय, ठीक है। आपको बोला कि उस समुच्चय में दो अवयव हैं x और y। ये x और y जो है वो किसके समुच्चय a, और a जो है वो परिवार के सदस्यों का क्या है, समुच्चय। अब बोला कि x जो है वो y का क्या है, x y का भाई है। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा, तो इसके लिए आपको पहले रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि समतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है, संक्रमित या संक्रामक संबंध क्या होता है, और एक में दिया नोट। आंसर जो है वो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कीजिए। ओके, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा आपका टाइम। ओके, तो चलिए देखिए, तो देखो समतुल्य संबंध क्या होता है, पहले समतुल्य के बारे में जानकारी लेते हैं। समतुल्य इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो अगर कोई अवयव ए जो है वो समुच्चय ए में है तो खुद के साथ जो रिलेशन डिफाइंड हो तब तो वो क्या होता है, समतुल्य, ठीक है। एक होता है सममित। सममित के लिए याद रखना उल्टा सीधा, दो अवयव में ए और बी, अगर वो समुच्चय ए में है
ए और बी समुच्चय ए में होने चाहिए। तो ए का बी के साथ अगर संबंध मिल रहा है तो वहां से ये पता करो उसका बी का ए के साथ मतलब उल्टा भी संबंध वैसा का वैसा परिभाषित हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर एक होता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक 3 में देखा जाता है कि 3 अवयव आ गए ए से, तो पहले ए का बी के साथ संबंध परिभाषित होना चाहिए, फिर बी का सी के साथ भी संबंध परिभाषित होना चाहिए। अगर ये दो परिभाषित हो गए तब ए का सी के साथ वैसा का वैसा संबंध आ जाता है, तो क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। और अगर ये तीनों ही हो जाते हैं तो उसका एक नया नाम दे दिया जाता है और वो होता है तुल्यता संबंध। अब देखते हैं, तो देखो रख के देख लो, अगर समतुल्य के लिए चेक करोगे तो x और y की जगह भी x रखोगे तो x का भाई है, पॉसिबल है क्या, खुद का भाई हो सकता है क्या, नहीं, तो ये समतुल्य नहीं है। फिर देखो सममित के लिए देखो, x y का भाई है, मतलब x कोमा y मान लिया x y का भाई है, तो उल्टा सोच के देखो y जो है वो x का हमेशा भाई हो सकता है क्या। देखो सोचना, x y का भाई है, x y का भाई है, मतलब x तो क्या है, लड़का है, और y जो है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो x y का तो भाई है, लेकिन उल्टा सोचो y जो है वो x का भाई है क्या, अगर लड़का है तो भाई हो सकता है, लेकिन लड़की है तो वो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। इसका मतलब ये जो संबंध है x कोमा y जो है वो संबंध तो परिभाषित है, लेकिन y कोमा x जो है वो संबंध परिभाषित नहीं होगा हमेशा के लिए, है ना, कभी कभी हो सकता है, तो हमेशा होना चाहिए, तो ये संबंध जो है वो सममित भी नहीं है। आगे संक्रामक के लिए देखो, x जो है, ध्यान देना, x जो है वो y का भाई है मान लिया, फिर y जो है वो इस z का भी भाई है, तो सोचो x लड़का है, अब देखो x y का भाई है, फिर y जो है वो किसका भाई है, z का, तो z जो है वो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी, तो अब सोचो x जो है वो z का भाई होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि x तो डायरेक्ट क्या है, लड़का है। अब z लड़का हो या लड़की हो, लेकिन x तो उसका भाई ही कहलाएगा। तो अगर x का y के साथ आ रहा है संबंध भाई का, सही है, फिर y का z के साथ भी संबंध है भाई का, तो यहां से x का z के साथ संबंध भी किसका आएगा, भाई का ही आएगा। तो ये कौन सा संबंध हो गया, संक्रामक या संक्रमित संबंध हो गया। ठीक है, आगे है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का जो मान है वो कितना होगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को बाय ऑप्शन से आप कर सकते हो। कैसे, देखो आपको बोला कि 3 कोण जो हैं उनका योग 180 डिग्री है। कितना है, 3 कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है, तो 3 कोण यहां पर जो है वो आप मान लीजिए, 3 कोण मान के इसको क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो मैंने देखो क्या लिया, ए जो है वो 60 डिग्री लिया, बी भी है वो 60 डिग्री लिया, और सी भी है वो क्या लिया, 60 डिग्री। और क्वेश्चन के अंदर रख के देख लो, जो वैल्यू आ रही है वो यहां पर भी 60 डिग्री रखने पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो यहां रखा, तो ये हो गया कोस 120 डिग्री, अगला भी कोस 120 डिग्री, अगला भी कोस 120 डिग्री, होता है माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, तो आएगा माइनस का 3/2, मतलब आंसर जो है वो माइनस का 3/2 आना चाहिए। अब देखते हैं, इस पहले ऑप्शन में माइनस का 3/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो 60 रखोगे 60 रखोगे 60, पहले चतुर्थांश में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो रिजेक्ट। इसमें रखा 60 रखा, तो 60 रखा तो देखो कितना आएगा, √3/2, √3/2, √3, तो -1 + 4, ये आएगा √3/2, ये √3/2 और √3/2, सोल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, √ में, जबकि आना चाहिए माइनस का 3/2, तो ये भी रिजेक्ट। इसमें रखे देखो, ये -1 -4, ये आएगा 1/2, 1/2, 1/2, ये 4 तो कट गया, ये आ गया a -1 -हाफ, तो आ गया माइनस का 3/2, मतलब सी ऑप्शन में ये अपना क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ सी आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही करना है। ओके, आगे है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है और सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है,
तो दोस्तों एक बात बता दूं कि किसी भी त्रिभुज में, ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, और किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए तो आपको एंगल ज्ञात करने के लिए कोसाइन रूल जो है वो याद आना चाहिए। अब उस रूल में भी कुछ एक चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। तो फॉर्मूला तो आपको कोसाइन रूल जो है वो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर कोस बी ज्ञात करें तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ca। अगर कोस सी ज्ञात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना। ए है तो बी से स्टार्ट कर दो, बी है तो सी से स्टार्ट कर दो, और सी है तो ए से स्टार्ट कर दो। ओके, अच्छा यहाँ याद रखना कि सबसे बड़ी भुजा है, क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, उसके सामने का कोण क्या होता है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ी भुजा के कोण सामने का कोण सबसे बड़ा, और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, उल्टा सीधा आएगा कंफर्म। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा, ये याद रखना। ऐसे ही सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण जो है वो होता है सबसे छोटा, और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा होते हैं सबसे छोटी। याद हो गया। तो देखो यहां पर सबसे छोटी भुजा कौन सी है, यही है भाई। 16 होता तो वर्गमूल 4 आता, और 9 होता तो 3 आता, तो ये 3 से 4 के बीच में है, और ये दोनों भुजाएं 3 से 4 से बड़ी है। तो इसको मैंने कोण भुजा ए मान ली, क्या मान ली, भुजा ए। तो बाकी की भुजा बी हो गई और सी हो गई। तो कौन सा कोण चाहिए, सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, सबसे छोटा। तो ए के सामने का कोण क्या मान लिया, कोस है। तो कितना जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, किसी को भी बी मान लो, किसी को भी सी मान लो। तो 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 थी 48, 48, और वो आएगा -13, और 2bc 7 गुणा 4√3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करते ही आपका क्या जाएगा, आंसर। अब देखो कितना आएगा, ये 45 में से 48 में से 3 गया 45, और 10 35, तो ये आ गया 49 प्लस 35, ये 84 हो गया, 84। फिर ये लीजिए, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये कटेगा तो ये 3/2√3, ये भी आएगा √3/2। अब कोस में √3/2 जो है वो कितने का मान होता है, 30 डिग्री का। तो सबसे छोटा कोण जो है वो दोस्तों कितना आएगा, 30 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। आप क्या करो, यहाँ 4 tan से कितना tan बना दो, 2 tan। अब tan का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, 2 tan इनवर्स 1/3। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पड़ा हुआ है, कितना आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यही आता है। तो ये आ गया साइन, ये आ गया 2, ये आ गया tan इनवर्स, ये कितना आ गया, 2/3, और ये 9 माइनस 1 8/3, 8/9। ठीक है, तो सोल्व करने पे ये आ गया साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, ये आ गया 3/4। अब चाहो तो आप साइन को इस tan इनवर्स को थीटा मान लो, तो यहाँ से tan थीटा जो है वो आ गया 3/4। अब सोल्व कर लो तो ये क्वेश्चन बन गया साइन 2 थीटा। 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो tan के टर्म्स में, तो कितना आता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रख दो वैल्यू। तो ये आ गया 2 गुणा 3/4 और 1 प्लस 9/16, तो ये आ गया 6/4, और ये आ गया 16 9 25/9, 25/16, ये कट गया 4, ये आ गया 6 चौक 24/25। ये आपका क्या आ गया, आंसर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये आपके द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपने अवकलन में भी देखे होंगे। जहाँ से रिपीट हो जाए इसको क्या रखते हो, वापस वैसा का वैसा। तो यहाँ से रिपीट हो रहा है तो इसको वापस क्या रख दो, x रख दो। तो ये आ गया x प्लस √, तो ये आएगा x बराबर √2 प्लस x। अब स्क्वायर कर दो तो द्विघात समीकरण बन गई। तो ये आ गया x स्क्वायर बराबर 2 प्लस x। अब सोल्व कर लो इसको, ये लीजिए।
तो अब सोल्व करोगे तो समीकरण का हल क्या आता है, माइनस बी तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये आएगा अपॉन 4a, क्या होता है 2a होता है ना, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। ठीक है, अब b की वैल्यू जो है वो है -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 अंडर रूट ये -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 अपॉन 2 गुणा 1 तो ये आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 दूनी 8 1 9 बटा 2 तो कितना आ गया 3, 1 प्लस माइनस 3 बटा 2। तो सोल्व करोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस 3 4 बटा 2 कितना आएगा 2 और 1 माइनस 3 बटा 2 तो कितना आएगा -1। तो 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 आ रहा है और एक कितना आ रहा है -1 आ रहा है। कैलकुलेशन देख लेना। अब यहाँ पे -1 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -1 रखोगे तो इस रूट की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन x की वैल्यू -1 आ गई तो -1 बराबर ऑलवेज पॉजिटिव के बराबर नहीं होगा तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब बचा कौन सा 2, तो यहाँ पे 2 आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगों का अनुपात, मतलब योगफल का अनुपात दे रखा है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक है वो बताता हूँ, कि आपको किसी एपी के m पदों का योग बटा n पदों का योग क्या दे जाए, यहां पर भी द्विघात समीकरण हो, क्या हो, द्विघात व्यंजक हो m के पदों में। क्या है ट्रिक, क्या है कि समांतर श्रेणी के m पदों का योग और n पदों के योग का अनुपात दे दिया जाए, m में द्विघात व्यंजक क्या हो, m में द्विघात व्यंजक मिलेगा और यहां n में द्विघात व्यंजक। ठीक है, ऐसा मिलेगा। और आपको उसके m पदों का और n पदों का अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले, m पदों का और n पदों का अनुपात पूछ ले, तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, यहां रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना है। m स्क्वायर की जगह एक अलग चीज़ पुट करनी है और n स्क्वायर की जगह अलग चीज़ पुट करनी है। तो आप m स्क्वायर, ये जो है दे रखा है इधर, m स्क्वायर की जगह है क्या रख दो, 2m-1 रख दो और n स्क्वायर की जगह है आप 2n-1 पुट कर दो। यहाँ से करते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रख दीजिए। अब क्या दे रखा है, एस एम बटा एस एन, कितना दे रखा है, एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। एम और एन में क्या है, द्विघात समीकरण। तो एम स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप, 2m-1, ठीक है, और एन स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 2n-1। तो ये आपका आ गया एस एम बटा एस, सॉरी ये जो है वो किसका अनुपात आ गया, टी एम बटा टी एन का अनुपात आ गया। तो 2m-1 अपॉन 2n-1, ये आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे है 12 बिंदुओं के एक समुच्चय जिसमें 7 संरेखीय हैं, तो कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ये आपके P&C का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका कंसेप्ट जो है वो क्या है। कंसेप्ट ये है कि यदि n बिंदुओं में से m बिंदु संरेख हैं तो बनी कुल रेखाओं की संख्या, ये पूछा जा सकता है कितनी रेखाएं बनेगी। तो देखो रेखा बनाने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, 2 बिंदुओं की। तो आप n में से 2 बिंदु सिलेक्ट कीजिए, फिर s संरेख बिंदु से कोई रेखा नहीं, एक ही रेखा बनती है तो m/2 घटा दीजिए और प्लस का 1 ऐड कर दीजिए। अगर आपको त्रिभुजों की संख्या पूछे तो त्रिभुजों के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, 3 की। तो n में से 3 ले लीजिए कुल में से, और जो संरेख है उनमें से 3 लेके घटा दीजिए, तो आपका क्या जाएगा, कुल त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पे क्या बोला कि 12 बिंदु हैं, तो 12 से कितने त्रिभुज बन सकते हैं,
12C3, लेकिन उनमें से असरेख जो आए बिंदु उनकी वजह से काल्पनिक त्रिभुज बनेंगे, तो उनको घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन देख लीजिए, 12C3 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 12 गुणा 11 गुणा 10/3 फैक्टोरियल 6 आएगा, यह आएगा 7 गुणा 6 गुणा 5/6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा आंसर, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, ये आ गया 210, 220 माइनस ये कट गया, 7 पंचे 35, तो 220 में से 20 गया तो 200 और 15 गया तो 185 आपका आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन देख लेना बेटा जी इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था। नेक्स्ट है, ये भी आपके पीएनसी का क्वेश्चन है, देख लीजिए एक कंसेप्ट जो है वो क्या है। ये देखो क्या बोल रहा है कि जे की वैल्यू है 1 से लेके 4 तक यहाँ रखनी है, तो देखो रखोगे तो क्या बनेगा 14C4 है, यहाँ जे की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 17C3 बनेगा, 2 रखोगे तो 16C3 बनेगा, फिर 3 रखोगे तो 15C3 बनेगा, और फिर 4 रखोगे तो 14C3 बनेगा। मतलब इसका आंसर चाहिए आपको। तो देखो यहाँ एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि NCR और NCR+1 की जो वैल्यू है वो आती है हमेशा N+1 CR+1 के। N दोनों में सेम है, R में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो आंसर आता है N+1 CR+1 है। अब इसी को यूज करते हुए अपने यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 14C3 और 14C4 N बराबर है, तो यहाँ क्या आएगा N+1, तो 14 + 1 कितना आएगा 15, और नीचे वाले में से कौन सा आएगा ज़्यादा वाला, तो 15C4 आ गया। अब ये 15C4 और 15C3 ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा 16C4। अब ये 16C4 और 16C3 को सोल्व करोगे तो 17C4, और 17C3 और 17C4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 18C4, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका जो है वो बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है 1 + x⁻10 के विस्तार में मध्य पद का गुणांक। ये मध्य पद के गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है कि a + b⁻n के प्रसार में मध्य पद जो है वो कौन सा होता है। तो दो केस बनते हैं, n पे डिपेंड करता है कि n सम है, क्या है सम, तो n+1 की आएगी पदों की संख्या, n+1 ही बनती है, और ये क्या आएगी विषम, और विषम पदों की संख्या बनती है तो मध्य में कितना पद आता है, एक पद। अब जैसे 9 पद है टोटल, तो 9 में से मध्य पद याद करोगे तो कौन सा आएगा 5वां। कैसे करोगे 9 + 1/2, तो यहाँ पदों की संख्या n+1 हो गई, तो यहाँ एक जोड़ोगे तो n+1 + 1/2, तो ये आएगा n/2 + 1वां पद, ये क्या हो जाएगा मध्य पद। और अगर पदों n का मान क्या है विषम, तो पदों की संख्या ज्ञात करोगे n+1 जो क्या आएगी सम आएगी, सम आएगी तो मध्य में कितने पद आएंगे 2 पद। तो इसे 10 पद हैं तो मध्य में 5वां और 6वां आएगा, तो 10/2 करोगे तो सीधा आएगा n+1/2 पद बनेगा एक, तो एक बनेगा n+3/2 पद। ये 2 पद मध्य में होते हैं जब n का मान क्या हो विषम हो, तो पदों की संख्या सम बन जाती है। तो देखो यहाँ n का मान जो है वो कितना है सम है, तो सम है तो पदों की संख्या कितनी आएगी, ये n है 10, तो पद कितने आ गए 10 + 1 11 पद, 11 क्या है विषम। अब डिपेंड इस पे कर रहा है, तो देखो n का मान सम था तो पद कितने आते हैं विषम आते हैं, तो 11 पद है तो मध्य में कितना सा पद आएगा ये वाला, तो n/2, तो 10/2 + 1वां पद, तो 10/2 5 + 1 तो 6वां पद। अब 6वां पद ज्ञात कर लो, तो T6 ज्ञात करोगे तो कितना आएगा 10C6। अब R की वैल्यू तो एक कम रखते हो ना, ये 5 और x⁻5, तो ये आ गया 10C5 क्या आ गया गुणांक, 10C5 को सोल्व करोगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल बट्टा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल बट्टा 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, आपका क्या आ गया आंसर। आगे यदि बिंदु ये सहरेख है, अब दोस्तों सहरेख की कंडीशन तो बता चुका हूँ मैं आपको बहुत बार, है ना। तो सहरेख हैं तो 3 बिंदु सहरेख है तो क्या कंडीशन आती है A1 B1 1 A2 B2 1
A3 B3 1, इसका मान क्या होना चाहिए 0। सोल्व कर लो। तो ये आ गया A0 1, ये आ गया 0 B1 और ये आ गया 1 1 1। सोल्व कीजिए। तो यहाँ पहले 2 कॉलम चिपका दीजिए। तो A0 0 B 1 1। सोल्व करोगे तो ये आ गया AB, ये आ गया 0, ये आ गया 0। तो इधर से आया AB, इधर से आया B, इधर से आया A और इधर से आया 0। तो घटाओगे तो ये बन गया AB माइनस A माइनस B बराबर 0। तो A प्लस B बराबर आ गया AB का भाग देते तो 1/A प्लस 1/B बराबर बच गया 1। ये आपका क्या आ गया आंसर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट। अरेंज करना इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे रेखाओं के मध्य का कोण। अब यहाँ कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि इनसे कितनी रेखाएं बन रही हैं। तो देखो यहाँ 2 गुणनखंड हो गए, x y बराबर 0। तो एक तो हो गया x बराबर 0 करोगे तब भी x y का वैल्यू 0 आएगा, एक y बराबर 0 करोगे तब भी x y का वैल्यू क्या आएगा 0। तो यहाँ 2 रेखाएं हो गई। ये किसका समीकरण होता है y x का, ये किसका होता है x x का। दोनों के बीच में कोण कितना था दोस्तों 90 डिग्री। तो ये एक्चुअली x x और y x का समीकरण दिया हुआ है मिला के। आगे है वर्त के नियामक वर्त का समीकरण। दोस्तों ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखना। और ऐसा क्वेश्चन आपके आ चुका है ओके एयरफोर्स नेवी में। देखिए कोई एक वर्त है, उसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई भी है, एस बराबर 0 दे दिया। मैं एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो इस वर्त का समीकरण क्या आ गया एस बराबर 0। तो वर्त का समीकरण दे रखा तो आपके पास केंद्र भी पता है और त्रिज्या भी पता है। तो इसका नियामक वर्त क्या होता है कि इसकी 2 लंबवत स्पर्शरेखाएं खींची। क्या खींची, एक स्पर्शरेखा आ गई ये और एक स्पर्शरेखा आ गई ये, दोनों लंबवत है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आया इसका बिंदु पथ जो है वो क्या होता है नियामक वर्त, और ये एक वर्त ही बनता है। जैसे यहाँ पे भी हुआ, अगर मैंने यहाँ स्पर्शरेखा खींची तो ये गई और उसके लंबवत खींची तो ये आई, तो ये बिंदु यहाँ आ गया। ऐसे ही मैंने कोई स्पर्शरेखा खींची ऐसे, तो इसके लंबवत स्पर्शरेखा आ गई ये, तो ये हुआ। तो इन बिंदुओं को जैसे ही आप मिलाते हो तो ये क्या बन जाता है वर्त बन जाता है। इसको बोलते हैं नियामक वर्त। तो दोस्तों डेफिनेशन जो है वो क्या होती है कि वर्त की 2 लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ नियामक वर्त, डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं, नियामक वर्त कहलाता है। क्या बोला कि वर्त की 2 लंबवत रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ नियामक वर्त कहलाता है। अब देखो इसका केंद्र और इसका केंद्र क्या है सेम, तो ये जो है वो क्या होता है सकेंद्रीय होता है वर्त। जो ओरिजिनल वर्त है उसके क्या होता है सकेंद्रीय। तो केंद्र तो मिल जाएगा आपको। अब देखो ये इससे बड़ा आ गया तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, तो इसके जो ओरिजिनल वर्त है उसकी त्रिज्या का √2 गुना होती है। ओरिजिनल वर्त की त्रिज्या का कितना गुना होती है √2 गुना होती है। उससे अपने समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इसका केंद्र कितना है 0,0, तो केंद्र तो आ गया 0,0। त्रिज्या कितनी आ गई 2, ए का मान कितना हो गया दोस्तों 2, तो इसका √2 गुना से ज्ञात कर लो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका √2 गुना, तो √2 गुना 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे है आयतीय अति परवलय की उत्केंद्रता। ये दोस्तों कितनी होती है √2 होती है, याद कर लेना। वर्त के लिए होती है 0, परवलय के लिए होती है ई का मान 1 होता है, दीर्घवर्त के लिए होता है ई का मान 0 से 1 के बीच में होता है, और अति परवलय के लिए होता है 1 से बड़ा, और आयतीय अति परवलय के लिए होता है √2 गुना। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, याद कर लेना। ई बराबर 0 किसके लिए होता है वर्त के लिए, ई बराबर 1 किसके लिए होता है परवलय के लिए, ई का मान 1 से छोटा 0 से बड़ा होता है दीर्घवर्त के लिए, और 1 से बड़ा होता है अति परवलय के लिए, और 1 से बड़ा लेकिन √2 होता है तो वो होता है आयतीय, या इसको बोलते हैं समकोणीय।
दोनों में से कोई एक नाम मिल सकता है, आयतीय अतिपरवलय या समकोणीय अतिपरवलय, तो उसके लिए उत्केंद्रता का मान होता है √2। क्लियर है। और उत्केंद्रता क्या होती है कि स्तर बिंदु से दूरी और स्तर रेखा से दूरी का अनुपात क्या होती है, नियता। स्तर बिंदु को बोलते हैं नाभि और स्तर रेखा को बोलते हैं नियता। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सारणी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मान ज्ञात करने के लिए x का मान रख दो, 1 रख दो बस, और क्या है। ये लीजिए x का मान 1 रख दो, x का मान कितना रख दो, 0 रख दो, 0 रख के सोल्व कर लो। ठीक है, 1 रख के सोल्व कर लेते हैं। चलिए x का मान कितना रखा, 1। इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे करना है। तो 1 रखा तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 और 4 + 1 5। यहाँ रखा 1 तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 9। यहाँ रखा तो 7 × 1 8, 10 × 1 11 और 14 × 1 15। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, हो रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। ये लीजिए 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया, 1 2 4, ये 3, यहाँ से आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ओके 6 9 11 और 15। अब सोल्व कर लो यार इसको तो, अब है ना। वो लगा तो 1 3 आ गया, 2 6 आ गया, 4 ये आ गया, तो ये आ गया 15 6 90, ये आ गया 4 3 12, 12 9 108, ये आ गया 11 5 55 गुणा 2 110। ये लीजिए ये तो इधर से आया, तो ये आ गया 8 9 और 1 10, 2 और 1 3, ये तो आया 308। इधर सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 500 के 20 बीच 120 आया। इधर सोल्व करोगे तो कितना आया, 99 आया। और ये कितना आ गया, 15 6 90। तो सोल्व किया तो ये आया 9 9 9 18, 2 20, 2 2 और 1 3, ये आया 309। तो 308 माइनस 309 किया तो कितना आया, माइनस का 1। और गुणा में यहाँ कितना है, 2 है, तो कितना आया, माइनस का 2 आया आपका आंसर। गुणा में कितना है, 2 किया तो कितना आ गया, 2 गुणा -1 कितना आ गया, माइनस का 2। तो ये वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब -2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 2 कितना है, -1, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। सारणी के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें मान के आप कर लीजिए। ठीक है, आगे है अवकलन का क्वेश्चन है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से अगर मैं t का विलोपन कर दूं दोनों समीकरणों से तो काम बन सकता है, x y में समीकरण आ जाएगी। तो देखो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो देखो ये वाला पार्ट आ रहा है, स्क्वायर करते ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखो कितना आएगा, x4 + y4, फिर 2x² y², इधर आएगा t² + 1/t², फिर आएगा 2 × t गुणा -1/t, तो आएगा -2। इस वाले पार्ट की जगह ये पुट कर दीजिए, तो x² y² से कट गया, तो ये आ गया 2x² y² बराबर आ गया -2। तो x² y² की वैल्यू आ गई दोस्तों -1। अब यहाँ से डेरिवेटिव कर दीजिए, तो x² का किया तो 2x, y² ऐसा का ऐसा, फिर y² का किया तो 2y, x ऐसा का ऐसा, y का dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास आ गया xy dy/dx बराबर जो है वो जो है आपके पास आएगा -xy²। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ अपने को जरूरत है x की। यहाँ देखो ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर कर दो। तो देखो यहाँ y x की कमी है, तो x² x से गुणा कर देते हो, x² y dy/dx, तो ये आ जाएगा -x² y²। x² y² की वैल्यू है -1, तो माइनस कितना आ गया, +1। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे साइन हाइपरबोलिक x का अवकलन। तो दोस्तों साइन हाइपरबोलिक x का अवकलन होता है कोस हाइपरबोलिक x। याद कर लीजिए, जैसे साइन x का अवकलन होता है कोस x, वैसे साइन हाइपरबोलिक x का होता है कोस हाइपरबोलिक x। ये मेमोराइज कर लीजिएगा। देखो दोनों बता देता हूं मैं। साइन हाइपरबोलिक x को लिखा जा सकता है e⁻x - e⁻−x/2। याद रख लीजिएगा। ये कोस हाइपरबोलिक x को लिखते हैं e⁻x, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है नीचे। फिर साइन हाइपरबोलिक x का जो अवकलन है वो आता है कोस हाइपरबोलिक x। देखो देख जी, इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा, ये कोस हाइपरबोलिक x के बराबर है। ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक x का जो अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करोगे तो ये निकल गया, ये किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक x के। तो कोस हाइपरबोलिक x का अवकलन होता है साइन हाइपरबोलिक x, और साइन हाइपरबोलिक x का होता है कोस हाइपरबोलिक x।
साइन का कोस, कोस का साइन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है ये समाकलन का क्वेश्चन, इसको टी मानते ही आपका आंसर आ रहा है। देखो टी मानोगे तो इसका अवकलन ये आएगा, तो ये 1/cos² हो गया, ऊपर जाके sec² हो गया, और sec² का अवकलन होता है, समाकलन होता है tan t, ठीक है। और t की जगह x रख दिया, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर है, करेक्ट है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको दिखते ही सोल्व होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे 0 से इनफाइनाइट e⁻³ और साइन 4x। इसका दोस्तों जो आंसर है, अगर आप ये सोचो कि e⁻ax साइन bx से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें, तो ये यहाँ पे जब आप लिमिट लगाने की बात आएगी तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ट्रिक जो है वो मैं बता देता हूँ कि लिमिट हमेशा 0 से इनफाइनाइट होगी, और ये होगा e⁻, माइनस में होगा यहाँ ax, और यहाँ होगा साइन bx और dx। अगर ऐसा आपको कहीं देखने को मिलता है तो इसका दोस्तों आंसर जो है वो होता है b/a² प्लस का b²। ये आपको मेमोराइज कर लेना है। तो देखो यहाँ लिमिट मैच हो रही है 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ माइनस है, तो आंसर कितना आएगा, ये b हो गया। तो 4/-3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 25, तो 4/25 जो है आपका यहाँ पर क्या आएगा, आंसर। याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है, फॉर्मूला है आपका। आगे 0 से π/2 साइन 5x, इसका भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। कि लिमिट जो है वो 0 से आपके π/2 होनी चाहिए, और साइन की पावर कितनी ही हो, साइन की पावर होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5। ऐसे ही 0 से π/2 कोस की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी ही हो, उस कंडीशन में आंसर क्या आता है। ऐसे दोस्तों एक होता है लिमिट जो है वो 0 से π/2 होनी चाहिए, साइन की घात जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, गुणा में कोस की घात भी जो है वो n ले ली, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, घात प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। और ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन है, 0 से 90 लिमिट होनी चाहिए। अगर ये है तो आपका जो आंसर है वो आप देखो, घात में से सम संख्याएं घटा दो, n-1, घात में से क्या घटाओगे, विषम संख्या घटाओगे, फिर n-3, फिर कितना आएगा n-5, और घटाते जाओ। और कब तक घटाओगे कि वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी रह जाए। क्या करो, अंश में जो है वो क्या लिखोगे, जो घात है उस घात में विषम संख्याएं घटा दो। और कब तक घटाओगे, जब तक वैल्यू 0 से 0 और नेगेटिव ना हो जाए, 0 भी नहीं करना नेगेटिव भी नहीं करना, 0 से बड़ी रहनी चाहिए, तब तक घटाओ। फिर हर में जो है वो सम संख्या घटाओगे, अंश में विषम हर में सम, तो n में से 0 गया तो n बचा, फिर 2 घटाओगे, फिर 4 घटाओगे, फिर 6 घटाओगे। और कब तक घटाओगे, तब तक घटाना है जब तक वैल्यू 0 से बड़ी रहे, 0 और नेगेटिव में नहीं जाना। और गुणा में आपका क्या आएगा, यहां पर k आएगा। अब k के भी 2 केस हैं कि अगर n क्या रहा, विषम रहा, घात जो है वो विषम रही तो n का मान 1 लिखोगे, और घात जो सम रही तब k का जो मान है आप π/2 लिखोगे। घात विषम होने पे k का मान 1 लिखोगे, और घात सम होने पे π/2 रखोगे। ऐसे साइन और कोस का गुणा आ जाए, लेकिन लिमिट 0 से 90 ही हो, तब आपको वही सेम चीज विषम संख्या घटानी है। पहले तो m में से विषम घटाया, फिर विषम घटाया, ऐसे घटाते जाओ। और कब तक घटाना है, जब तक वैल्यू नॉन जीरो रहे, तब तक, 0 और नेगेटिव होने पे उसको नहीं लेंगे। ऐसे ही यहां n में से तक भी घटा दो और इसको भी 0 से बड़ा ही रखना है। लेकिन हर में क्या घटाओगे, दोनों को जोड़ोगे, m प्लस n। अब विषम घटाओ, सम घटाओगे, m प्लस n माइनस 2, फिर m प्लस n माइनस 4। और इसमें भी वही सेम, 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और गुणा में क्या आएगा, k आएगा। अब k जो है वो क्या हो सकता है कि m और n दोनों क्या है, सम, तब k का मान जो है वो आएगा π/2। क्या, m और n दोनों सम होगी तब k का मान लिखोगे π/2। और कम से कम एक विषम है,
क्या है, कम से कम एक विषम है, या तो m विषम हो जाए या n विषम हो जाए या दोनों ही विषम हो जाए। दोनों सम होगा तो गुणा में π/2 आएगा, लेकिन कम से कम एक विषम है तब k की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। इनको बोलते हैं दोस्तों वालिज फॉर्मूला बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पावर 5 है, लिमिट 0 से 90 है, तो क्या आएगा 5 - 1 फिर 5 - 3 और 5 - 5 घटाओगे नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। मैंने बोला 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर सम घटाओगे तो 5 - 0 5, 5 - 2 तो कितना आएगा, फिर 5 - 4 और 5 - 6 घटाओगे नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। गुणा में क्या आएगा k, अब k भी कितना आएगा, अगर n विषम है तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो यहाँ विषम है तो 1 आ गया। तो आंसर आ गया ये 4, ये कितना आ गया 2, ये 5, ये 3, ये 1। अब लिख दी तो 8/15 जो है वो आपका क्या आ गया, आंसर। ये ट्रिक्स याद रख लेना, ओके। आगे प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो Pb/A का मान, तो Pb/A का मान ज्ञात करोगे। इसका मतलब क्या है, दोनों का कॉमन बट्टा A की प्रायिकता, यही है फॉर्मूला। दोनों कॉमन यहां से आ जाएगा, ये लीजिए यहां ज्ञात करो। देखो P ऑफ A तो P ऑफ A ही रख दिया, ठीक है। अब इसका मान चाहिए किसका, 10 P ऑफ A/B और P ऑफ A का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात कर लीजिए इन दोनों को सोल्व करके P ऑफ A में मान आ जाएगा। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 10 और उधर है 4 P ऑफ A, इसको इधर ले जाओ तो P ऑफ A/B बट्टा P ऑफ A जो है वो कितना आ गया, 4/10, ये सीधा आ गया। P ऑफ A/B और 4/10 आ गया। ये किसके बराबर है, P ऑफ B/A के बराबर। तो आंसर आ गया आपका 4/10 आपका यहाँ आंसर आना चाहिए। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई ना। P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो 4/10 तो कितना आएगा, 2/5, सही है ना, कट जाएगा ना, 4/10 2/5 हो जाएगा कट के। तो A ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए आगे है, ये भी प्रायिकता क्वेश्चन है। एक प्रश्न को 3 विद्यार्थियों द्वारा हल करने की प्रायिकता ये दे रखी है, तब प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, हल कब होगा, जब कम से कम एक के द्वारा हल हो जाए। कम से कम एक का मतलब क्या है, 1 माइनस कोई भी नहीं, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, 3 है तो तीसरा भी नहीं। ये कम से कम एक के होने की प्रायिकता। इस पैटर्न का क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। तो ये लीजिए 1 माइनस, पहले ने भी हल नहीं किया तो हल करने की प्रायिकता 1/2, तो नहीं करने की भी 1/2। दूसरे ने भी हल किया तो इसकी प्रायिकता 1/4, तो नहीं करने की 3/4, और इसके हल करने की प्रायिकता 1/6, तो नहीं करने की 5/6। आपका आंसर आ गया ये 2, ये 1 माइनस 5/4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया यहाँ से 1 मिनट। 1 माइनस पहले के हल नहीं करने की 1/2, दूसरे के नहीं करने की 3/4 और अगले की 5/6, तो ये आ गया 1 माइनस 15/6 चौक 24 और 48, तो ये आ गया 48 माइनस 15/48, तो ये आ गया 35/48। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 200 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। इस सेशन को जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस YouTube चैनल फेबुलस एकेडमी के YouTube चैनल पर नए हो तो फेबुलस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका नवंबर तक हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपके सोल्व करवा दिए जाएं, ताकि आपका मैथ्स का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए। और दोस्तों अगर आपको टेस्ट देने हैं तो फेबुलस एकेडमी के ऐप के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर फ्री में आप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।